हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्लॉक 2 क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो है MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। स्लाइड्स के जो नंबर्स है वो भी आपको दिख जाएंगे अगर आप मेरी स्लाइड से इसको पढ़ना चाहते हैं तो। मैं जो है सारी यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताते जाऊंगी और जो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस जो आ चुके हैं पुराने हम उनको भी डिस्कस करेंगे, या फिर मैं बता दूंगी कि दिस टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो पूरा कवर करेंगे। एंड क्लासिकल क्रिटिसिज्म में जो है टोटल 6 हमारी यूनिट्स हैं। फीचर्स ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, प्लेटो एंड इमिटेशन एंड आर्ट, 3 यूनिट्स है अरिस्टोटल के ऊपर। लास्ट में जो है क्रिटिसिज्म एज डायलॉग, इसके ऊपर 1 यूनिट है। टोटल 6 यूनिट्स है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मेनली वो मैंने इस यूनिट के एंड में जो है भी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे भी आपको जो है वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि प्लाटो का व्यू ऑन पोएट्री। प्लाटो जो है वो पोएट्री को क्यों सबवर्सिव मानता था, व्हाई डिड ही कंसिडर आर्टिस्ट को वो बुरा मानता था, या फिर उसको ओवरऑल आर्ट उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। वहीं उनका ही जो डिसाइपल था अरिस्टोटल थे, उनके जो डिसाइपल थे अरिस्टोटल, he had a very different approach to imitation, mimesis, and he did not feel that these things are negative. तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हम इनके आंसर्स भी लास्ट में मैंने बना के रखे हुए हैं, छोटे छोटे आंसर्स, तो वो भी सब डिस्कस करेंगे। Let's start with our unit 1, which is features of classical criticism. So by the end of this unit you should understand the meaning of classical criticism, पर Aristotle and Plato के क्या views थे, and जो हमारा tradition था ancient times में वो क्या था, oral tradition, and you will also understand the basic ancient literary criticism. कुछ चीज़ें जो है मैंने यहाँ नोट्स बना के रखे हैं, बट सम अदर थिंग्स यू कैन ऑल्सो रेफर थ्रू द इग्नू बुक। मैंने इग्नू बुक में भी नोट्स बनाए हुए हैं। आई हैव हाईलाइटेड सम पार्ट्स जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। सो जो यूनिट 1 है इसमें थोड़ा सा एक उन्होंने समराइज किया है कि प्लाटो का क्या व्यू था ओवर आर्ट एंड पोएट्री एंड ड्रामा। बट इसके साथ ही साथ जो है हम इसी सेम चीज़ को जो है हमारे नेक्स्ट जो यूनिट है प्लाटो को जो डेडिकेटेड है, हम उसे वहाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो इट्स ओके इफ़ यू डोंट गेट एवरीथिंग हियर, बट मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। कि देखिए मैंने ये सब चीज़ें हाईलाइट करके रखी हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड you can follow through, you can highlight in your notes as well. So let's start with features of classical criticism. Okay, so जैसे कि हमें इतना अभी तक पता चल गया क्वेश्चंस देख के कि प्लाटो जो था he was not a very big fan of poetry or art all in all. So he was a philosopher in ancient Greek. वहाँ पे वो फिलोसोफर था एंड ही बिलीव्ड, उसका कहना ये था कि कोई भी चीज़ जो है एवरीथिंग इज ऑलरेडी एन इमिटेशन ऑफ अनदर थिंग। सो अगर कोई चेयर हमारे पास है, हम कोई एक चेयर अपने सामने देख पा रहे हैं, सो दैट चेयर इज ऑलरेडी एन इमिटेशन ऑफ अ परफेक्ट चेयर विच एग्जिस्ट समवेयर। हमारे पास नहीं है, यूनिवर्स में कहीं जो है वो एक परफेक्ट चेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो जो चेयर जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है हमने उस चेयर की कॉपी बनाई है। तो ये क्या है, ऑलरेडी दिस इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। और पोएट्री जो है या जो ड्रामा है या कोई आर्टिस्ट है, वो जब उस चेयर को ड्रॉ करता है तो वो क्या कर रहा है, कॉपी ऑफ अ कॉपी की भी कॉपी बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसको और डिग्रेड कर रहा है। एंड दिस इज व्हाई ही डिड नॉट लाइक आर्ट, बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं इट इज ऑलरेडी अ कॉपी ऑफ अनदर कॉपी। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, बट इसके अलावा भी और भी कुछ रीजंस है जो हम आगे देखेंगे। So let's go through this, and before we go through this part, let's understand what is imitation or mimesis. जो मैंने अभी describe किया वही imitation या mimesis है। In classical criticism, art was viewed as an imitation of the world created by divine forces. Okay. For Plato and Aristotle, the artist was an imitator, replicating the reality they perceived. Plato, however, saw mimesis as inferior as it was thrice removed from the ideal truth. Right? जो भी वर्ल्ड क्रिएट हुआ उसको डिवाइन फोर्स ने क्रिएट किया है। हम जो भी कुछ बनाते हैं वो उसकी कॉपी है, और जब आप उसको रेप्लिकेट करने जाते हो तो वो क्या हो गया, थ्राइस रिमूव्ड है आइडियल ट्रूथ से, दैट इज व्हाई उसको जो है आर्ट पसंद नहीं है। Let's come to the ethics of art. Classical thinkers considered the ethical role of art. Art was not just about expression or aesthetic pleasure, it was also meant to be morally uplifting and instructive. For Plato, art had the potential to corrupt, whereas Aristotle believed it had therapeutic benefits. तो प्लाटो ये मानता था कि अगर आप बुरी चीज़ें देखोगे या आप बार बार उन चीज़ों को दोहराओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बुरा ड्रामा देख रहे हो, सो मे बी इट विल इन्वोक इन यू दोज सेंटिमेंट्स, राइट। वो आप में वो डर के या दुष्टता के या इस तरीके के जो भाव है वो इन्वोक करेगा, एंड देन यू वुड ऑल्सो बिकम
like that because art has the ability to affect you. तो उसका एग्जाम्पल देते हुए इग्नू की बुक में उन्होंने कहा है कि जैसे बच्चे जब टीवी देखते हैं या बच्चे जो है वो कुछ ऐसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मारधाड़ है, तो आज के टाइम पे हम भी जो है बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसी मूवीज मत देखा कीजिए. सो हम क्यों बोलते हैं कि it will affect you mentally. And same thing Plato was telling, he was merely warning people against the danger of aping roles blindly. He feared that the influence of mimesis or imitation could be so great that it could take over the minds and lives of young impressionable people completely and become of primary importance. And this is why Plato was not comfortable with the idea of grief caused by the scenes of sufferings in the play. He assumed that a temporary catharsis would infect the audience so strongly that they would become emotionally uncontrollable. Catharsis जो ये word है, ये भी हम देखेंगे आगे, so don't worry. इस पे भी short notes वगैरह बहुत बार आ जाते हैं, so हमें इसे अच्छे से ही करना है. So catharsis, as I said, ये जो हमारा next point है वो catharsis है. Aristotle's concept of catharsis, the emotional purging or cleaning that comes from experiencing tragedy, contrasts with Plato's view that art stirs unnecessary emotion. कैथारसिस की हम बात कर रहे हैं, कैथारसिस मैं आपको बताने वाली हूँ, बट यहाँ पे जो उन्होंने कैथारसिस को समझाया है ये कहते हुए कि इट कॉन्ट्रास्ट विद प्लाटोज व्यू ऑफ आर्ट. तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अरिस्टोटल एंड प्लाटो के जो व्यू है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको आपको समझाना है. सो उसमें कैथारसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कैथारसिस को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी इंसान के साथ में कुछ बहुत ट्रेजेडी हुई है, बट फॉर सम रीज़न वो जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर जस्ट स्टक. ओके, इमोशंस जो है वो स्टक हो चुके हैं. दिस पर्सन कैन नॉट इवन फील एनीथिंग, कैन नॉट मूव ऑन, कुछ नहीं हो पा रहा है. अब उस वक्त में ज़रूरी है कि उनके इमोशंस निकल जाए, राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? दे शुड बी एबल टू गेट दोज इमोशंस आउट, पर वो नहीं हो पा रहा है. तो अगर आप उनको कोई बहुत सैड सी मूवी दिखा देंगे, कुछ ऐसा कुछ कर देंगे कि बहुत दुख सी मूवी है या उनके लाइफ में जो भी ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड आप कुछ मूवी दिखा देंगे एंड देन दिस पर्सन इज एबल टू क्राई, तो वो जो सारे इमोशंस है वो उसको बाहर निकाल पा रहे हैं एंड वो उसको बाहर निकाल पा रहे हैं. इसीलिए ये जो रोल है कैथारसिस का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेली लाइफ में भी जो है हमें इन दुखों को, इन इमोशंस को बाहर निकाल पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो गेटिंग आउट दोज इमोशंस, वो जो पर्जिंग की जगह जो हम इन इमोशंस को सब बाहर निकाल पाते हैं, दिस क्लेंजिंग जो है, दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग ट्रेजेडी एंड दिस इज व्हाट इज कैथारसिस. इसके बारे में और भी डिटेल्स में हमें नेक्स्ट कुछ यूनिट में देखने मिलेगा एंड शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है. अब इसी के साथ में यहाँ जो लिखा है कॉन्ट्रास्ट विद प्लाटोज व्यू दैट आर्ट स्टर्स अननेसेसरी इमोशंस, तो जब लिखा है तो चलिए चेक करते हैं कि प्लाटो को लगता है कि आर्ट से जो है अननेसेसरी इमोशंस जो है वो बाहर आते हैं. वहीं अरिस्टोटल का कहना है कि आर्ट से जो है जो इमोशन हमारे दबे हुए हैं, जो हमारे बॉडी से निकल जाने चाहिए, वो बाहर आते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी इसकी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं, बट थ्रू आउट जब ब्लॉक खत्म हो जाएगा पूरा तब आप रियलाइज करोगे कि आप 20 मार्क्स का एक बहुत अच्छा आंसर इस टॉपिक पे लिख सकते हो कि प्लाटो और अरिस्टोटल के व्यूज में क्या डिफरेंस था. सो जो प्लाटो का व्यू है, प्लाटो के जो काम है, उनके जो वर्क्स है, दैट वाज द रिपब्लिक व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस, जिसमें कि पोएट्री को उन्होंने इंफीरियर कह के पूरा डिसरिगार्ड ही कर दिया है. ही डिसमिस्ड पोएट्री सेइंग दैट इट इज इंफीरियर बिकॉज इट वाज एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रू वर्ल्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस. हिज आइडिया वर कंसर्न्ड विद द मॉरल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट. प्लाटो के जो कुछ और काम है वो है द रिपब्लिक, द क्राटलिस, फेडरस. अब वहीं अरिस्टोटल ने जो है उन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया है. उन्होंने ये कहा है कि अरिस्टोटल टुक अ मोर पॉजिटिव व्यू रिगार्डिंग पोइट्री एज अ वे टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ट्रूथ. He also introduced the idea that tragedy in particular could bring about catharsis and emotional purification through fear and pity. Poetics on rhetorics and ये जो ethics, metaphysics, ये कुछ और उनके जो काम है, these are some of his works. So here ये प्लाटो के कुछ और added works है. यूनिट 1, इसमें जो इग्नू के जो राइटर्स हैं उन्होंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि ओवरऑल हम क्या मेन आइडिया जो है वो देख रहे हैं. तो मुझे जो समझ आया पर्सनली वो ये था कि प्लाटो जो है वो एक बहुत ही हाउ डू आई से यूटोपियन सोसाइटी को इमेजिन करता था. उसे लगता था कि हम एक बहुत परफेक्ट सोसाइटी में जीते हैं जहाँ हमारे सारे इमोशंस जो हैं वो एकदम कंट्रोल में है, हर इंसान बहुत बैलेंस्ड है, राइट? कोई भी ऐसा नहीं जिसको बहुत गुस्सा आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे टाइम खुशी रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे टाइम रोता रहता है, दुखी रहता है, राइट? क्योंकि अभी अगर आप नोटिस करोगे तो हर इंसान में कुछ ना कुछ है. कोई इजीली गुस्सा कर जाता है, कोई इजीली रो जाता है, कोई इजीली दुख को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, विच इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको सारे इमोशंस जो है वो बराबरी से फील करते आने चाहिए. तो प्लाटो को ये लगता था कि ही वॉज काइंड ऑफ लिविंग इन अ यूटोपियन सोसाइटी जहाँ एवरीवन इज एट द सेम लेवल एंड एवरीवन इज
फीलिंग दोज इमोशंस एट द सेम लेवल। और इसीलिए उन्हें लगता था कि बाहर से जब कोई इन इमोशंस को तुम ऐड ऑन करोगे, क्योंकि अगर सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस्ड है एंड यू आर इन्वोकिंग दीज इमोशंस आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ ड्रामा और पोएट्री और किसी भी टाइप की आर्ट से, तो क्या होगा कि आप जो है अंदर का जो बैलेंस है उसको खराब कर दोगे। तो what he said was correct if we were living in a utopian society, but to be honest at this point तो हम dystopian society की तरफ ही जा रहे हैं। but ये भी मानो तो हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं। तो जब आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं तो ऐसे में लोगों को ज़रूरत है कि वो इमोशंस को बाहर निकाल पाएँ, उनको अपने अंदर से they are able to separate themselves from the emotions। जो दुख हो रहा है तो रोके दुख को निकाले, गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा चिल्ला के गुस्से को शांत कर ले, कोई अगर पूरा टाइम हंसी रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ बुरा भी हुआ है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको दुख का भी भाव होते आना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि अब दुख हो रहा है उसे। Okay, so for Plato, objects were nothing more than an imitation of reality or the ideal. He felt that an individual imitating an imitation would produce an imitative form that was thrice removed from the ideal. ये हमने देखा ही था पहले, and इसमें बहुत सारे imitating, imitation, imitative वाला word use हो रहा है, so this you could use as a tongue twister, I guess. तो ये जो सारे उनके points हैं catharsis वगैरह के बारे में भी, कि catharsis is distinctive emotional response to be aroused in the audience. It usually arouses pity that arises out of fear. दया है लेकिन डर के मारे जो दया प्रोड्यूस होती है वो बता रहे हैं उसके बारे में। अब although he disregarded all kind of art and drama and poetry, but उन सब में जो है उसने अगर डिसाइड ही करना था तो उसने बोला कि ट्रेजेडी इज बेटर देन ट्रेजेडी इज हायर देन अदर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो कॉमेडी की जगह ही वुड प्रेफर ट्रेजेडी। ओके, सो ही एंडेड अप कंसिडरिंग ट्रेजेडी टू बी सुपीरियर टू एपिक्स एंड द लाइक। अरिस्टोटल के जो कुछ और वर्क हैं जैसे कि ये ऑन रेटोरिक, ऑन सोल, ऑन मेटाफिजिक्स, एनालिटिकल फिजिक्स, द एनिमा, निकोमैन एथिक्स है, नीचे और भी कुछ चीज़ें हैं विच इफ़ यू वुड लाइक आप इनको रीड कर सकते हैं। यस, जो सबसे पहली लाइन थी ये ग्रीक पोएट्री के बारे में जो थी, इन ग्रीस पोएट्री वाज व्यूड एज अ डिवाइन गिफ्ट, कि वो लोग जो है पोएट्री को एक गिफ्ट मानते थे। इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द म्यूजेस, और इसीलिए कोई भी इंसान जब कुछ लिख रहा है, कोई भी पोएट्री लिख रहा है, सो देन दिस वाज फ्रॉम द पावर ऑफ द म्यूजेस एंड नॉट बाय द पर्सन। उस पर्सन की खुद की कोई भी क्रिएटिव एबिलिटी वगैरह को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। उनको ये लगता था कि अगर कोई पोएम लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो पजेस्ड है, उसको देवी ने पजेस कर लिया एंड देवी के थ्रू जो है वो कुछ भी लिख पा रहा है। इसका मतलब ये भी होता था कि आप कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं लिख सकते, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोल सकते, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो वो देवी कर रही है, तो आपको बहुत सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा। प्लस आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा कुछ भी करने का, बिकॉज इट वाज द म्यूजेस हु इज डूइंग ऑल दिस एंड नॉट यू। एग्जाम के हिसाब से ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, सो 20 मार्क्स के लिए भी आते हैं, इनको अच्छे से नोट कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि प्लाटो के ऊपर है एंड इमिटेशन एंड आर्ट के बारे में है। तो हमें पता चल गया है कि प्लाटो जो है वो क्या मानते थे, आर्ट को क्या समझते थे। सो वी विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाई ही हैड अ नेगेटिव व्यू ऑफ आर्ट and also examine how Plato's metaphysics of mimesis shapes his critique of artistic representation. So he is also seen as the enemy of art because he viewed art as an inferior form of reality. His primary concern was not with the aesthetic value of the art, but its ability to mislead people from the truth, which he believed could only be grasped by philosophers. उसको ये लगता था कि आर्ट जो है उसको सिर्फ फिलोसोफर्स अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर तुम रैंडम जनरल पब्लिक को, जनरल पॉपुलेशन को जो फिलोसोफर्स के लेवल पे नहीं है, उनको तुम आर्ट दिखाओगे, सो देन दे वुड बी मिसलेड। जिसका कि एग्जांपल हम देखा था कि टीवी देखने से हम बच्चों को रोकते हैं, विच इज ऑल्सो समहाउ समवॉट ट्रू, बिकॉज बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है। जब वो देखते हैं कबीर सिंह को कुछ ऐसा गलत काम करते हुए तो उन्हें लगता है वाह ये कितना अच्छा कर रहा है। हाँ, वी एज एन अडल्ट वी अंडरस्टैंड कि ये मूवी है और इसे हमें अपनाना नहीं है। So I kind of understand where Plato is coming from, and I think you too understand. So art, especially poetry and drama, was seen as emotionally manipulative and a distraction from the pursuit of knowledge. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्लाटो को लगता था कि हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो तुम्हारा काम है नॉलेज को सीख करना, और सब लोगों को वही करना चाहिए। उनको आर्ट और पोएट्री और इसकी ज़रूरत नहीं है, इमोशंस को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज वाई ही फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट आर्ट। मेमेसिस जो हमने देखा था, मेमेसिस फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था, बट अगेन लेट्स गो थ्रू दिस। मेमेसिस जो है ये भी काफ़ी बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। सो मेमेसिस मीन्स इमिटेशन और मेकिंग कॉपीज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। प्लाटो एक्सटेंडेड दिस आइडिया फ्रॉम फिजिकल क्रिएशन टू मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। In Plato's view, all art or techne is a form of imitation, and these imitations always fall short of the
ट्रूथ। ये सब कुछ जो है मैंने आपको थोड़े ज़्यादा ही डिटेल में फर्स्ट यूनिट में समझा दिया था, तो अभी आपको सिर्फ रीड करेंगे तो भी समझ आ जाएगा। Art then is not a way of conveying true knowledge, but rather an inferior copy of worldly things, which themselves are copy of the ideal form. जैसे कि हमने देखा था कि it is the third copy या copy of the copy of the copy। इसीलिए जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो कभी भी तुम्हें असली जो सच है दुनिया का वो नहीं बता पाएगा। And this is why ideal form से बहुत अलग है। This is why he did not like or support art, theory of forms पे। So at this point we are reading this theory of forms. So theory of forms क्या है कि according to Plato, everything in the world is made of a copy of a perfect form. Art is a lower form of imitation because it is a copy of a copy, and therefore it is inherently further from the truth. जैसे कि उसका एग्जाम्पल दिया है कि अ फिजिकल नाइफ इज एन इमिटेशन ऑफ अ आइडियल नाइफ। मैंने आपको शुरू में चेयर का एग्जाम्पल दिया था। एक कोई तो आइडियल चेयर है जो किसी ने बना के रखी है, भगवान ने बना के रखी है, यूनिवर्स ने बना के रखी है, और हम जब भी कोई चेयर बना रहे हैं वो उसकी कॉपी है। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने चाकू का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि एक आइडियल चाकू है, उसका कॉपी करते हुए मैं एक चाकू बनाऊंगी। अब ये ऑलरेडी कॉपी है और उसके बाद अगर आपने आके उस चाकू की ड्राइंग बना दी तो दिस इज फर्दर फ्रॉम इमिटेशन, और इसीलिए जो है ये इट इज मूव फ्रॉम द ट्रूथ। ये है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। फिर लोअर स्टेटस ऑफ आर्ट को हम आगे और पढ़ते हैं। तो प्लाटो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिमेसिस। Some art forms reproduce reality accurately, but others like poetry and paintings are false representations. उन्होंने इनको और ज्यादा लोअर स्टेटस दिया है, seeing them as misinterpreters of truth who appeal to base emotion. उनका ये कहना है कि ये जो है सिर्फ इमोशंस को बेस करते हैं और इनका सच्चाई या जानकारी या वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। और उन्हीं की बुक जो है द रिपब्लिक, उसमें प्लाटो आर्ग्यू करते हैं कि आर्ट एंड पोइट्री करप्ट द सोल एंड अंडरमाइन रीजन एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव अ प्लेस इन द आइडियल स्टेट। अगेन समथिंग व्हिच इज नोटवर्दी इज द स्ट्रेस ऑन द वर्ड आइडियल स्टेट, बिकॉज आइडियल स्टेट में नहीं होना चाहिए लेकिन हम आइडियल स्टेट में नहीं रहते हैं। सो देन या आई एम नॉट वेरी मच सपोर्टिंग हिम। तो जो भी हमने रीड किया था वहाँ पे सेम वही चीज जो है आपको यहाँ 2.2.2 में देखने के लिए मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि हम ऑलमोस्ट जेन्युइन आर्ट लाइक चीज जो है हम वो क्रिएट करें, जो कि यहाँ लिखा है, राइट, जेन्युइन लाइकनेस है। दूसरा ये है कि जिसमें सेम्बलेंस हो सकता है, यानी काफी हद तक सिमिलर है। और लास्ट है वो है फैंटास्मा, यानी या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि पोएट्स पेंटर्स वगैरह आते हैं जो कि सिर्फ इमोशन को इन्वोक करते हैं, उनका सच्चाई या वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने कैसे लिखा है कि सो द आर्टिस्ट हैज नीदर नॉलेज नॉर करेक्ट ओपिनियन अबाउट द गुडनेस और बैडनेस ऑफ थिंग्स दैट ही रिप्रेजेंट्स। पोएट क्या हमारे प्लाटो क्या बोल रहे हैं, नहीं उनको नहीं है, कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है, राइट। सो वो यही बोल रहे हैं कि दे आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट और उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो दूसरों को भी ऐसे ही बहका रहे हैं। सो दिस इज ऑल विच यू कैन रीड ऑन पेज नंबर 22। जब उन्होंने झूठ के बारे में इतनी बात कर लिया है कि ये भी झूठे वो भी झूठे, तो चलो हम देखते हैं कि उनकी ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है। For Plato, the truth can only be found through philosophy and reason, and not through artistic representation. Philosophy और reason से ही आपको truth मिल सकता है। और क्योंकि आर्ट जो है वो ऑलरेडी कॉपी ऑफ कॉपी है, वो सच से ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है, और वो जो है आर्टिस्टिक ट्रूथ का जो आइडिया है इसको वो टोटली डिसरिगार्ड करते हैं, जो कि अरिस्टोटल जो है ही एक्सेप्ट्स दिस फॉर्म, बट प्लाटो जो है ही डिसरिगार्ड्स दिस वन। प्लाटो का जो सोशल वेलबींग का आइडिया है वो ये है कि कोई भी आर्ट, स्पेशली पोइट्री जो है वो बहुत सारी तुम्हें ऐसे इमोशंस जगाती है जो कि तुम्हारे नेचर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी आइडियल स्टेट में जो रूलर है उसको अपने इमोशंस को दबा के रखना चाहिए। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लीडर से, या कोई किंग है हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ भी ऐसा दुख होता हुआ देख के वो रोने ना लग जाए। व्हाट इफ इमेजिन कि वॉर में जो राजा है वो रोने बैठ गया, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ के, कि अरे मेरा तो बेटा चला गया या मेरा तो सेनापति मर गया, तो आप ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे फ्रॉम अ लीडर। एंड देयरफॉर जो प्लाटो है वो भी यही कह रहे हैं कि सारे इमोशंस जो हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए इन एन आइडियल स्टेट। और इसीलिए जो है जो भी चीज इमोशंस को इवोक करेगी उन्हें वो चीजें पसंद नहीं थी। सो प्लाटो's views on art influenced later thinkers like Augustine, who also saw art as potentially disruptive to moral and spiritual development. अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखी थी, उन्हें वापस हम देख रहे हैं। मिमेसिस आपको याद ही है, इमिटेशन को हम मिमेसिस बोलते हैं, उसको डेंजरस माना गया है क्योंकि आपको सच से वो दूर कर देगा। एंड दिस इज द ओनली वे टू अचीव नॉलेज इज थ्रू द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, फिलोसफी है या फिर रीजनिंग है। Plato's view of art and imitation is fundamentally rooted to in his metaphysical belief about nature and reality. तो जो भी अभी कुछ मैंने आपको हिंदी में समझाया है वैसा का वैसा यहाँ लिखा हुआ है,
आप इसको अच्छे से स्क्रीन पॉज करके रीड कर लीजिए। एंड बुक में से भी ऑफ कोर्स मैंने चीज़ें मार्क की है, तो आप गो थ्रू देम, गो थ्रू दोज थिंग्स एज वेल। एंड इसके साथ जो है हम आते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि है अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ मिमेसिस, मीडिया ऑफ मिमेसिस, rhythm, language, harmony, theater, rendering of flexes through rhyme, rhythm and tone, and ancient dances के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ये जो इसमें इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वो मैं आपको बता दूंगी। सो अब अरिस्टोटल जो थे वो प्लाटो के ही स्टूडेंट थे, बट उनका जो व्यू है वो थोड़ा अलग था। तो हमारे प्लाटो थे, उनकी बुक थी द रिपब्लिक थी, जिसमें कि हम बहुत सारी उनकी चीजें, उनको पोएट्री क्यों पसंद है ये सब हम देख पा रहे थे, दैट दिस वाज अबाउट प्लाटो। लेकिन जो हमारे अरिस्टोटल हैं, इनकी जो बुक है वो है द पोएटिक्स, जिसमें कि अरिस्टोटल ही टॉक्स अबाउट मिमेसिस एंड दूसरी जो चीजें हैं उस बारे में वो बात करते हैं। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ओके, तो ये 6 एलिमेंट्स जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये काफी इजी है करने के लिए, मतलब आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं और लिख के आ सकते हैं 20 मार्क्स। आप डेफिनेटली 20 में से 18 वगैरह तो स्कोर कर ही सकते हैं। So this is something which you should not leave at all, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। So let's see कि mimesis के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। With Aristotle's concept of mimesis, it undergoes a major transformation. उन्होंने क्या बोला है, इवन दो वो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला है कि मैं कुछ उल्टा मानता हूँ, और वो ये है कि मेटाफिजिकल उन्होंने रिविजन किया। उन्होंने ये बोला है कि परमानेंट रियलिटी इज नॉट ट्रांसेंडेंटल इन अरिस्टोटल्स ओपिनियन। Okay, when an artist makes an object, he incorporates certain universal elements in it, but he does fall short of any absolute model of universality. उन्होंने क्या कहा है अरिस्टोटल ने, उन्होंने ये कहा है कि I agree कि जब भी कोई इंसान कुछ भी आर्ट बना रहा है, of course वो क्या कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है, जो भी एक आइडियल वर्जन है उसकी वो कॉपी कर रहा है, I agree with it। लेकिन जब वो कॉपी कर भी रहा है तो वो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, यूनिवर्सल एलिमेंट्स है, वो उनको कॉपी कर रहा है। ऑफ कोर्स ही इज फॉलिंग शॉर्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज वैसा का वैसा आइडियल वर्जन को निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही इज गेटिंग नॉलेज, एंड दिस इज व्हाई इमिटेशन आल्सो लीड्स टू नॉलेज। ये रहा वो इमिटेशन दैट लीड्स टू नॉलेज। And since learning and admiring are pleasant, all things connected with them must also be pleasant. For instance, a work of imitation such as a painting, sculpture, poetry and all that is well imitated, even if the object of imitation is not pleasant. Okay, क्योंकि हम pleasure की बात नहीं कर रहे हैं, but हम सीखने की बात कर रहे हैं। So the result is that you will learn something. ये कौन बोल रहे हैं, हमारे अरिस्टोटल। अब इसको हम अपने नोट्स में से देख लेते हैं। ओके, सो प्लाटो का व्यू आपको याद है, राइट, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द आइडियल वर्जन। वही जो अरिस्टोटल है वो क्या कह रहे हैं, वो मिमेसिस को पॉजिटिव मानते हैं कि इमिटेशन जो है, लेकिन इमिटेशन के थ्रू भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सो देन यू आर लर्निंग समथिंग। जो मैंने अभी वहां बताया था सेम चीज यही है, आप एग्जाम में ऐसे लिख के आ सकते हैं। फिर मिमेसिस के बारे में अरिस्टोटल के और क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि he saw an artistic process that adds the value to reality rather than just copying it, and during the process you learn something. जैसे कि medium, object and manner of imitation would also lead to different kinds of imitation or mimesis. मीडियम क्या क्या हुआ, जैसे कि रिदम, लैंग्वेज, हार्मनी, बेसिक डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि पोएट्री, म्यूजिक और ड्रामा में। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशंस क्या हुआ, जैसे कि ह्यूमन एक्शन, इमोशंस एंड मॉरल कैरेक्टर्स। ठीक है, और मैनर क्या हुआ कि आर्ट जो है इट इज प्रेजेंटिंग इन अ नरेटिव यानी एपिक, या फिर वो एक ड्रामा की तरह हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपके मैनर ऑफ इमिटेशन। अब हम आते हैं मीडिया ऑफ मिमेसिस एंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। सो अरिस्टोटल जो अलग अलग मीडिया है कौन कौन से है, जैसे कि रिदम हुआ म्यूजिक, पोएट्री, डांस में, लैंग्वेज हुआ पोएट्री, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग में, हार्मनी या मेलोडी हुआ म्यूजिक, लिरिकल पोएट्री में। डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स कैसे कैसे हुए, जैसे कि म्यूजिक हुआ फ्लूट या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, डांस हुआ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी में जो है रिदम, लैंग्वेज, हार्मनी, ये सारे आपके डिफरेंट मीडियाज हैं। सारे एकदम ऐसे लाइन टू लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक most part you can remember these words and of course you can describe them. अब रिदम जो है वो म्यूजिक, पोएट्री और डांस में ही हो सकती है। रिदम आपको ड्राइंग, पेंटिंग में तो थोड़ा मुश्किल से ही मिलेगी, सो सोचने वाली बात है। फिर थिएटर एज अ यूनिफायर ऑफ आर्ट्स। थिएटर जो उसको ऐसे कंसिडर किया गया है कि वो बहुत सारे आर्ट्स को जो है यूनिफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि थिएटर में आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, आप डांसिंग भी कर सकते हैं, ड्रामा, एपिक, डायलॉग्स, मतलब बहुत सारी चीजें जो है थिएटर में, ड्रामा में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
So Aristotle जो है, he elevated tragedy above other literary forms because it combined all artistic elements of making theatre a total form. अब इन्होंने भी जो है ट्रेजेडी को ही हाईएस्ट माना है, प्लाटो ने भी जो है ट्रेजेडी को ही हाईएस्ट माना है, बट फिर भी जो है दोनों की फिलोसफीज वो बहुत अलग अलग है। अब ट्रेजेडी जो है उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो 6 एलिमेंट्स, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है मीथोस या प्लॉट। प्लॉट एक्चुअली कुड नॉट बी अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस, बट जो क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं वो है प्लॉट, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। फिर ईथोस जो है वो हमारे वो कैरेक्टर्स, जो भी उनमें मॉरल क्वालिटीज होती हैं और जो कैरेक्टर्स आगे बढ़ाते हैं हमारे ड्रामा को। डायनोया इज थॉट। इसको अभी आप ऐसे मत सोचिए कि बस मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, मैं इसको बहुत डीप में बताऊंगी so that you can get your 20 marks, but अभी सिर्फ नाम के लिए आप यहाँ देख लीजिए। डायनोया इज थॉट, ओके। तो थॉट इज नॉट जस्ट लाइक कि हाँ मैंने सोचा और हो गया, बट थॉट इन द सेंस कि अगर आपको याद होगा टू बी और नॉट टू बी वाला प्ले जो हमने पढ़ा था, उसमें हैमलेट जो प्ले हमने पढ़ा था हैमलेट, उसमें जब वो सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भूत होते हैं भी है कि नहीं होते हैं, मेरे पापा के साथ सच में ऐसा हुआ था क्या, सो ही इज थिंकिंग अ लॉट, राइट। उसी में आ रहा है टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, राइट, व्हाट शुड आई डू। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ड्रामा एंड यू बिकम अ पार्ट, यू एज एन ऑडियंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड अ डायनोया। फिर लेक्सिस है ऑफ कोर्स द स्टाइल एंड लैंग्वेज यूज्ड, और मेलापोइया दिस इज द म्यूजिक, the rhythm and melody which enhance the emotional effect, and lastly is the obsess or the spectacle, the visual aspects of performance including gestures, costume and scenery. So कौन से elements है? mythos, ethos, dianoia, lexis, melopoeia and obsess. सो लैंग्वेज अलोन इज नॉट इनफ इन थिएटर, और इसीलिए उसको रिदम टोन का सपोर्ट चाहिए। डांसेस जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, स्पेशली इन ट्रेजेडी, थ्रू कोरस विच कम्युनिकेटेड द इमोशंस एंड नरेटेड इवेंट्स थ्रू रिदमिक मूवमेंट्स। यूनिफिकेशन ऑफ डांस विद वर्ड्स, कि म्यूजिक और जो मूवमेंट है उसको वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता था, एंड पोस्ट रेनेसांस भी जो है काफी लोगों ने इसके ऊपर ऐसा काम किया है। फिर मिमेसिस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड प्लेजर। सो अरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया है कि because it allows people to understand patterns and understand human experiences. आपको एक पैटर्न समझ आता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ तो उसे दुख होगा, उसे बुरा लगेगा, फिर वो ऐसे बिहेव करेगा, तो देन इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि हाँ अब ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए जो है आर्ट या इमिटेशन जो है वो जरूरी है। और जो लोग भी हैं जब वो सिमिलर लाइकनेस देखते हैं अपने आप से, या जब आप कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं आपको लगता है हाँ यार ये बंदा मेरे जैसा है, ये लड़की जो है ये मेरी माँ जैसी है, ये औरत जो है वो मेरी माँ जैसी है, आप जो है रिलेट कर पाते हैं उससे अपने आप को, और इसीलिए आप जो है उसे एंजॉय कर पाते हैं। एंड उसके 2 और फंक्शन है, वो है कि पहला है डायडेक्टिक फंक्शन, दैट इट लीड्स टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है इमोशनल एंड एस्थेटिक प्लेजर, दैट इट प्रोवाइड्स कैथारसिस, दैट इज पर्जिंग ऑफ इमोशंस लाइक पिटी एंड फियर इन ट्रेजेडी। अब उन दोनों के बीच में ही जो है डिफरेंस अगेन। सो अनलाइक प्लाटो, अरिस्टोटल बिलीव दैट आर्ट वाज एन इमिटेशन ऑफ एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट आर्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ नेचर्स क्रिएटिव प्रोसेस। वही जो है प्लाटो कह रहे हैं कि नहीं, वो एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड को ही इमिटेट कर रहे हैं, सो दैट्स ओके। अरिस्टोटल ये भी कह रहे हैं कि जो सच है वो सच है, परफेक्ट आइडियल जो होगा वो होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो हर चीज को वैसे ही दिखा रहे हैं जैसी वो होनी चाहिए, एंड इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट लेट इट बी इम्परफेक्ट, वो जैसा है हम उसे वैसा ही दिखाएंगे। एंड आर्ट जो है वो नेचर को इमिटेट करती है, और नेचर भी आपको कभी ऐसे प्योर परफेक्ट फॉर्म में नहीं मिलेगी कि बहुत सुंदर टमेटो या परफेक्ट, आप सब्जी भी देखने जाते हो तो परफेक्ट सब्जियां आजकल उगाई जाती हैं, बट अदरवाइज नेचर जो है वो तो हर तरह की सब्जियां उगा देती है, किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में। तो नेचर जो है वो ऐसे परफेक्शन की तरफ नहीं जाती है। सो एंड आर्ट ऑल्सो इट इमिटेट्स नेचर, एंड दैट्स व्हाई आर्ट जो है उसे भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब इधर जो कुछ यूनिट है इसमें आर्ट और जो हमारा थिएटर है उसके बारे में बताया हुआ है कि लेक्सिस मेलोपोइया का क्या यूज है, एंशिएंट ग्रीक सिलेबल्स जो गाने वगैरह थे, इसको आप थोड़ा सा पॉज करके रीड कीजिए, आई वुड सजेस्ट, ये जो सारे फॉर्म्स हैं, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी आधा घंटा वगैरह हो चुका है, एंड मुझे यूनिट्स और कवर करनी है, अभी हम 3rd यूनिट में हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत शॉर्ट में क्विक में दिया हुआ है, तो आप इसको यूज कीजिए, इसको रीड कीजिए, एंड आई विल मूव टू द 4th यूनिट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो है 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट टाइप्स, हमर्शिया, कैथारसिस, ये सभी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बट जो पहले वाला भी है, ऑल्सो जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, इवन इफ यू डोंट रीड द चैप्टर्स, एटलीस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स।
सो अरिस्टोटल की थ्योरी जो है ट्रेजेडी की, हम उसको पढ़ेंगे एंड वी विल फोकस ऑन द 6 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। मिमेसिस हमें पता चल चुका है क्या होता है, लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उसमें रिदम और मेलोडी होती है, हमें पता है। बस क्या होता है मिमेसिस का, टू अराउज पिटी एंड फियर एंड दिस लीड्स टू कैथारसिस व्हिच इज इमोशनल प्योरिफिकेशन। अब जो 6 एलिमेंट्स थे हमारे, वो मैंने आपको बताया था। पहले हमने 6 इन सब के नाम देखे थे क्या क्या होते हैं। अब इनको हम क्विक जो है इधर डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको इग्नू की बुक्स में से भी दिखाऊंगी कि हमने वहाँ जो देखा था, यहाँ जो हम देख रहे हैं वो हम कैसे वहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं। सो प्लॉट सबसे पहले जो है वो क्या है, वो इट इज द एलिमेंट एंड द सोल ऑफ ट्रेजेडी, राइट। प्लॉट सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लॉट कंप्लीट होना चाहिए पूरा, उसकी एक शुरुआत मिडिल एंड होना चाहिए, वो यूनिफाइड होना चाहिए कि इवेंट्स जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड है। जैसे कि सडनली आप किसी एक ट्रेजेडी वाले ड्रामा में, जैसे कि अगर आप हैमलेट ही रीड करो सडनली वहाँ यूएफओज आ जाए, इट वुडंट मेक सेंस। तो वो यूनिफाइड होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, एंड प्लॉट जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना वो सुपीरियर होगा। तो ये रहे हमारे 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। सबसे पहला जो है वो है मिथोस एंड ईथोस। सो मिथोस अलग है 1 एंड ईथोस अलग है 2। उनको साथ में डिस्कस किया है बिकॉज करना था उनको साथ में डिस्कस, क्योंकि प्लॉट और कैरेक्टर्स जो है दोनों बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए। बट दोनों जो है अलग अलग आपके पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है। वही बताया कि इट कीप्स अस अवे फ्रॉम कंफ्यूजिंग इट विद द यूजुअल मीनिंग ऑफ द मॉडर्न टर्म प्लॉट, क्योंकि इसमें बहुत इंट्रिकेट टर्न्स ऑफ इवेंट्स फुल ऑफ सरप्राइज एंड सस्पेंसेस है। लेकिन एंशियंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि आप जो एवरीडे इवेंट्स है वो आप नहीं लिखा करते थे सीरियस जॉनर या ट्रेजेडी में। सिर्फ जो फेमस लोग हैं मे बी उनकी डेली लाइफ आप लिखा करते होंगे, बट अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। फिर मिथो या प्लॉट एज एन ऑर्गेनिक होल, ट्रेजेडी बहुत ज्यादा वो लोग जो है उसको इमिटेट करते थे, ट्रेजेडी की बहुत हाई वैल्यू थी। वाला जो हमारा प्लॉट है पहला टाइप, इसमें क्या है, कुछ भी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून नहीं है या फिर पास्ट एक्ट या आइडेंटिटी या पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल। और कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये दोनों ही चीजें होंगी, यानी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून भी होगा एंड रिकॉग्निशन ऑफ अ पास्ट एक्ट और आइडेंटिटी और पर्सन भी होगा। जब ये दोनों होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लॉट हमारा। ओके दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था ईथोस। सो प्लॉट इज मिथोस, कैरेक्टर इज ईथोस। ईथोस जो है वो गुड होने चाहिए लेकिन परफेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर ऑडियंस रिलेट कैसे कर पाएगी कि कोई इंसान है जो सब कुछ अचीव कर ले रहा है, सब कुछ परफेक्ट कर रहा है, तो हम उसे खुद को रिलेट कैसे करेंगे। ठीक है, दे शुड बी कंसिस्टेंट इन देयर एक्शंस। की अगर कोई हमारा कोई जो कैरेक्टर है वो शुरू से कंफ्यूज्ड है, उसको वो चीजें जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता एंड सडनली ही इज टेकिंग डिसीजंस लेफ्ट एंड राइट, राइट, ही इज मेकिंग डिसीजंस आउट ऑफ नोवेयर एकदम ऐसे फटाफट, तो देन ही इज नॉट कंसिस्टेंट इन देयर एक्शन। जैसे कि अगर फ्रेंड्स में जोई जो है ही इज ऑलवेज हिटिंग ऑन गर्ल्स एंड सडनली वन डे ही स्टॉप्स, सो देन व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम, राइट। सो हमेशा उसको कंसिस्टेंट रहना है, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू देयर रोल। जैसे कि आदमी जो है वो हमेशा ब्रेव होने चाहिए, औरतें जो है वो हमेशा सबमिसिव शांत होनी चाहिए, और तुम्हें मुंह नहीं खोलना चाहिए कभी भी ज्यादा, एज पर अरिस्टोटल, नॉट एज पर मी बट एज पर अरिस्टोटल। एंड जो प्रोटोगनिस्ट है उनमें कुछ ट्रेजिकल फ्लॉ होना चाहिए, जो कि है हमर्शिया। हमर्शिया को हम अच्छे से रीड करेंगे बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। हमर्शिया और ट्रैजिक फॉलिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे ओडिपस ने वो बूढ़े आदमी को मार दिया था आउट ऑफ इग्नोरेंस, ये क्या हो गया, हमर्शिया। अब हमर्शिया मतलब क्या होता है कि किसी की भी ट्रैजिकल फॉलिंग होना, लेकिन नॉट इन द सेंस कि वो एक बहुत इविल इंसान है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या फिर वो जिस सिचुएशन में रखा गया है उसको, वो उसको ट्रेजेडी के टुवर्ड्स पुश करती है, एंड दैट इज व्हाट इज हमर्शिया। कि वो इंसान बुरा नहीं है बट उसकी सिचुएशंस वैसी है कि उसको वो चीज करनी पड़ी है, नाउ ही इज सफरिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पेन एंड डेथ मे बी, सो दैट लीड्स टू ट्रेजेडी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको याद होगा तो हैमलेट में जो हैमलेट है वो बस सोचता ही रहता है कि करूं कि नहीं करूं, बदला लूं कि नहीं लूं, तो करते करते इट इज टू लेट एंड एवरीथिंग फॉल्स डाउन, सब मर जाते हैं और कुछ भी बचता नहीं। बट उसी के ऑपोजिट में अगर आप देखोगे ओथेलो में, शेक्सपियर का जो दूसरा वाला प्ले था जिसपे जो मूवी है बनी थी ओमकारा आई थिंक, सो उसमें क्या होता है कि ये बंदा सोचता नहीं है, इसको कुछ चीजें दिखाई देती है, वो फिर अपनी बीवी को भी कुछ नहीं पूछता है, वो अपने दोस्त को भी कुछ नहीं पूछता है, वो मार डालता है अपनी बीवी को, और जिस वो सोचता नहीं है। तो अगर आप सोचें कि ओथेलो की जगह उस प्ले में जो है
हैमलेट वहां होता तो वो बहुत सोचता, वो अपनी बीवी से बात करता, वो जगह जगह से सबूत ढूंढता और फिर वो जाके कुछ डिसीजन लेता। तो उस केस में ये ट्रेजेडी ना होते हुए एक पॉजिटिव एंडिंग या हैप्पी एंडिंग का ड्रामा हो जाता। और उसी की जगह जब हैमलेट को डिसीजंस लेने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो हमेशा से कंफ्यूज इंसान रहा है, उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता था, उसकी जगह पे अगर ओथेलो होता, वो फटाफट डिसीजन लेता और उसको भी नहीं मरना पड़ता और पूरा राज्य भी खत्म नहीं होता। सो एवरीथिंग वुड नॉट हैव लेड टू रूइंस, राइट। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली कि वो दोनों बुरे इंसान थे, कोई भी बुरा नहीं था, कैरेक्टर फ्लॉ सब में होता है, आप में भी कुछ कमी है, मुझ में भी कुछ कमी है, लेकिन उनकी सिचुएशंस ऐसी बनी कि उनकी वो एक छोटी सी जो कमी है या एक छोटा सा जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है वो उन्हें पूरे तरीके से ले डूबी। सो दैट इज हमर्शिया और ट्रैजिक फॉलिंग, राइट। सो दे वर नॉट इनहेरेंटली बैड पीपल बट circumstances led them to be where they were. इसके साथ ही कैरेक्टर्स के जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला रिक्वायरमेंट है कि वो अच्छे होने चाहिए, राइट। देयर स्पीचेस मस्ट रिफ्लेक्ट इन द शेप ऑफ अ मॉरल पर्पस, राइट। एंड ये जो है विमेन एंड स्लेव्स से भी एक्सपेक्ट किया जाता था। I will not dwell into this any further. Second thing is the aim at propriety, that there is many kind of valor, but a valor in women is not expected. ब्रेवरी जो है बहुत टाइप की ब्रेवरीज होती है, लेकिन आप औरत से जो है ब्रेवरी एक्सपेक्ट नहीं करोगे या उससे क्लेवरनेस एक्सपेक्ट नहीं करोगे। उनको जो है वो चाहिए कि औरतें जो है वो शांत रहे, चुपचाप बैठे और अच्छा ही दिखाएं। लेट्स मूव ऑन। थिर्डली, a character must be true to life. That is the distinct thing from goodness and propriety as here described. फोर्थ पॉइंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। हमने देखा ही था कि जैसे मैंने बोला कि हैमलेट वाली बुक में सडनली यूएफओस नहीं आ सकते, सो देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हम आते हैं थॉट या डायनोया पे, व्हिच इज द रीजनिंग एंड द थीम्स इन द प्ले। तो जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि कैसे वो आगे बढ़ता है और वो चीजें सोचता है एंड वॉट एवर ही इज थिंकिंग एंड ही इज चूजिंग। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द एबिलिटी टू चूज द मॉरल फाइबर और द करेज टू चूज इज कॉल्ड ethos. Okay, but the ferment of thoughts that leads to the point of choice is known as dianoia, right? जो भी वो सोच रहा है, the ferment of thoughts that leads to the point of choice is known as dianoia. Okay, फिर हम आते हैं लेक्सिस पे। लेक्सिस एंड मेलापोया जो है, इनको 6 एलिमेंट्स में से जो लास्ट के 2 में रखा गया है, एंड इनको बहुत ज्यादा आप सोचोगे कि लास्ट में रखा और बहुत थोड़ा बहुत बोला गया इनके बारे में, ज्यादा नहीं बोला गया है, तो आप सोचोगे कि अरे लगता है कि अरिस्टोटल को इससे फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज क्वाइट द ऑपोजिट, द फैक्ट इज अदरवाइज, क्योंकि इनका फंक्शन इतना ज्यादा ऑब्वियस है कि अरिस्टोटल ने सोचा कि इसको मैं ज्यादा डिटेल में बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो लेक्सिस क्या है? इट इज द स्पोकन वर्ड एंड द संग वर्ड। ओके, जो गाना गाते हैं वो भी और जो बोलते हैं वो भी। And melopoeia is the musical element. Okay, so let's go through lexis या diction. It is the style of speech language used in dialogues. कैसी language उनको use करनी चाहिए, that is lexis. And दूसरा जो हमारा है वो है melopoeia या music. तो उन्होंने बोला कि अगर किसी को भी किसी भी टाइप का इमोशन किसी में इन्वोक कराना है, जो अभी भी होता है, आप अगर स्टार प्लस का कोई भी वो सीरियल चल रहा होगा वो सुन लोगे तो धूमधना ऐसे चल रहा होता है, तो या बागबान जो पूरी मूवी है अगर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दो तो वो उतनी सैड लगेगी नहीं आपको। आप उसके पीछे कुछ कॉमेडी म्यूजिक लगा दो तो शायद आपको फनी भी लगने लगे। सो ऑफ कोर्स दिस म्यूजिक इट विल इन्वोक व्हाटएवर इमोशंस दे वांट इन यू, वो वैसा म्यूजिक लगा देंगे और आपको वो इमोशंस जो है वो आप में इन्वोक होने लगेंगे। So this is Lexis. Song or melopoeia is the musical element of the play. And last part है वो है spectacle या obsess. This is the visual element, जैसे कि scenery, costume, gestures वगैरह। तो इनको हम let's go through these. So these are the formation of dancers in the chorus, the costumes, the moments, the costumes, the movements, the gestures and the hand signs वगैरह। ये जो है इसमें जो विजुअल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी है इसको रीड ऑन योर ओन, इट इज इम्पॉर्टेंट बट यू कुड रीड ऑन योर ओन। सो आप उसको रीड कीजिए कि किस टाइप के जो स्पेक्टिकल्स है वो आपको वहां देखने के लिए मिलते थे। प्लॉट टाइप जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। हमर्शिया जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, डायनोया भी मैंने आपको बता दिया था, लेक्सिस भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने रीड कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मैं इन चीज़ों को यहाँ समराइज करती हूँ।
सबसे पहले लेट्स जस्ट रीड दीज वंस अगेन. Mythos, ethos, dianoia, lexis, melopoeia, and opsis. Mythos is plot, ethos is character, dianoia is thought, lexis is diction, melopoeia is song, and opsis is spectacle. इनको हम शॉर्ट में एक क्विक रिविजन करते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके. सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है, प्लॉट हमारा क्या था, मिथोस. तो सिंपल प्लॉट जो है इसमें कुछ भी रिवर्सल नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है उसमें सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि ओडिपस जो है उसने अपनी प्रोफेसी फुलफिल की. सो देन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. हमर्शिया हमने बहुत अच्छे से देखा था कि हमर्शिया में क्या होता है. इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला था, ऑथेलो और हैमलेट का जो डिसीजन लेना और ना ले पाने का जो एक्शन एंड नो एक्शन वाला प्रॉब्लम है वो हमने डिस्कस किया था. डायनोया इज द रीजनिंग और थॉट प्रोसेस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ प्ले, राइट. रिमेंबर कि वो उस पे पहुंचा कैसे, द फर्मेंटेशन थ्रू विच ही रीच्ड एट द कंक्लूजन और द डिसीजन इज योर डायनोया. वो आप किसी भी हो सकता है बिफोर मेकिंग अ मॉरल चॉइस, या फिर जो कैरेक्टर के डिसीजन को सपोर्ट करे, या फिर कुछ फिलोसॉफिकल एलिमेंट हो जिसमें, वो हमारा क्या हो जाएगा, डायनोया. सो इंटरनल टर्मोइल अगर कुछ चल रहा है तो डायनोया है, अगर कुछ मॉरल करेज की बात चल रही है तो वो ईथोस है. बहुत बार ये मोनोलॉग्स या रिफ्लेक्टिव डायलॉग्स में आपको देखने के लिए मिलता है. फिर हमारा लेक्सिस. लेक्सिस में भी हमने डिस्कस किया था कि स्पोकन वर्ड एंड संग वर्ड है. एंशिएंट ग्रीक थिएटर में जो है स्पीच और सॉन्ग जो है काफी सिमिलर हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो वो उनका एक लॉन्ग वर्ड होते थे और उनके शॉर्ट वर्ड होते थे. कि इनकी जो लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज, जो एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज थी, इट वाज ऑलरेडी वेरी म्यूजिकल. इसीलिए जो है उनको म्यूजिक और मतलब संग और अनसंग वर्ड को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज लैंग्वेज वाज ऑलरेडी वेरी म्यूजिकल. सो द थिएटर वाज ब्लेंडेड स्पीच एंड सॉन्ग अनलाइक मॉडर्न ड्रामा. Aristotle focuses on the functional aspects of language like grammar, figures in speech and phonetics. फिर स्टाइल इन ट्रेजेडी, इट शुड बी क्लियर येट एलिवेटेड. उसमें कॉमन वर्ड्स होने चाहिए प्लस कुछ अनयूजुअल वर्ड्स भी होने चाहिए, और बहुत ज्यादा ऐसे जार्गन या रिडल्स का यूज वो नहीं करते थे. फिर हम आते हैं म्यूजिक पे. म्यूजिक मेलापोइया जो हमारा वो है, इसमें वो कोरस, कैरेक्टर डायलॉग्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस को वो बताते थे, राइट. बहुत ही वेरीड इनका जो म्यूजिक था, बहुत सारे मूड्स, कल्चर्स, मेमोरीज को वो इन्वोक करता था. और प्ले राइट जैसे कि सोफोक्लिस, ही इंट्रोड्यूस न्यू म्यूजिकल स्केल्स. उनके 2 एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं. और इसका कुछ एग्जांपल है कि अ ट्रैजिक कोरस माइट यूज अ वेल नोन मेलोडी टू इवोक नॉस्टैल्जिया और पैथोस. फिर विजुअल एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, एवरीथिंग विच इज अबाउट विजुअल मूवमेंट्स, कॉस्ट्यूम, जेस्चर्स, डांस, सेट डिजाइन, ये जो है परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये प्रोलॉग्स वगैरह के टाइम पे भी यूज होते हैं और ड्रामा में भी यूज होते हैं. सो थिएटर में भी यूज होते हैं और ड्रामा में भी यूज होते हैं. इसके साथ ही जो है हम आ गए हैं यूनिट 5 पे. यूनिट 5 जो है ये एग्जाम के हिसाब से इसमें कुछ चीजें हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लेजर प्रॉपर टू ट्रेजेडी. इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में. प्लेजर प्रॉपर टू ट्रेजेडी क्या होता है. सो let's read this. Tragedy cannot afford every kind of pleasure, but only that which is proper to it. Okay, and this comes about from pity and fear through imitation. Okay, the second place, pleasure is said to be derived from completeness and wholeness action in plot. And the third instance is the pleasure is said to be a result of music and spectacular effects. यानी कि हर जगह आप ट्रेजेडी में प्लेजर नहीं ला सकते हो. पहला वाला किसके थ्रू है, कि फियर के थ्रू है. दूसरा किसके थ्रू है, कंप्लीटनेस एंड होलनेस के थ्रू. तीसरा म्यूजिक के थ्रू है. ओके, इसको एक्चुअली अच्छे से रीड कीजिएगा क्योंकि प्लेजर प्रॉपर टू ट्रेजेडी आपको एग्जाम में आ जाएगा. कैथारसिस भी जो है हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ नोट्स में आपको मिल जाएगा वापस. एंड फिर हम आते हैं अराउजल ऑफ इमोशन पे. ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो अरिस्टोटल ने क्या दी है, इट इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड. इट इज परफॉर्म थ्रू लैंग्वेज एंड एम्बेलिशमेंट विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन. The emotion of pity and fear are central, leading to the catharsis. Catharsis मैं already बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, which is purging of emotions. Okay. 3 types of pleasures कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि pity and fear वाला है, completeness and wholeness वाला है, और music और spectacular वाला है. फिर प्लेजर प्रॉपर जो है उन्होंने बोला है कि इसमें कैथारसिस एंड हीडोन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर इंटरट्वाइंड. कि आपको कैथारसिस यानी कि जो दुख भी होगा और प्लेजर भी होगा एक साथ ही होगा, बिकॉज कैथारसिस जो उससे आपको प्यूरिफिकेशन होगा तो आपको खुशी भी उसी से मिलेगी और आपको दुख भी उसी से होगा.
कैथारसिस के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लिनिकल व्यू ऑफ कैथारसिस, सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिकल थ्योरीज, जैसे कि हिपोक्रेट जो उन्होंने मेडिकल थ्योरीज दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है देन यू नीड कैथारसिस एज क्लेंजिंग ऑफ हार्मफुल इमोशंस रिलेटेड एज रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। ये बुक की बात कर रहे हैं वो, बट आपको ज़रूरत है कैथारसिस की। Okay, then the aesthetic and psychological view of catharsis, जिसमें कि such as Butchers, okay, they suggest that catharsis transforms morbid emotions into more refined forms, leading to emotional satisfaction. Catharsis होने के बाद जो आपके morbid emotions हैं वो एक बहुत refined form में आ जाएंगे, and this leads to satisfaction. फिर spiritually भी अगर आपको grow करना है तो उसमें भी आपके पास purification होना चाहिए। अगर आप already बहुत polluted हैं तो purification कैसे होगा? So then you have to get those emotions out, उनको बाहर निकाल के एकदम आप प्योर हो जाएंगे। And catharsis in audience, so इसमें उन्होंने बोला है कि catharsis is only about purification of the tragic act. Catharsis affects both the protagonist and the audience, right? जो act कर रहा है उसको भी, जो protagonist है उसको भी, और audience जो सभी है उन सभी को जो है एक relief मिलेगा from the emotional component। फिर emotional arousal in tragedy जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। इलियोस उसे कहते हैं और फियर को कहते हैं फोबोस। सो इलियोस एंड फोबोस। पिटी इज इलोस। पिटी अगेन इज नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इलोस, बट हिंदी में जिसे हम करुणा कहते हैं ये आपका एग्जैक्ट या फिर क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन हो सकता है। अब पिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा, पिटी के बारे में क्या कहा है? इट इज द सेंट्रल इमोशन इन ट्रेजेडी। इट अराइजेस व्हेन वी विटनेस अ पेनफुल इवेंट हैपनिंग टू एन इनोसेंट पर्सन। The audience's emotional response is crucial in engaging with tragic experience. Pity and fear are fundamental to generating the proper pleasure in tragedy. वही fear जो क्या है? It is a major emotion used in tragedy. It is often evoked in the moments of terror or anxiety. This leads to an intense emotional experience and is used to heighten the drama's impact on the audience. अब इमोशनल और एस्थेटिक जो है ये डुअल रोल ऑफ ट्रेजेडी है कि आपको इमोशनल भी, आपको इमोशंस को भी आगे बढ़ाती है, लेकिन ये एस्थेटिक के लिए भी प्लीजिंग होता है। तो जैसे कि हमने कहा था कि दीज आर इंटरट्वाइंड और एक जो है वो दूसरे से अलग नहीं है। सिमिलरली इसी पेज को आप पॉज करके रीड करेंगे, यू विल गेट द सेम जिस्ट। अब वही प्लेजर सेटिस्फैक्शन की बात चल रही है एंड इसके साथ जो है हमारी ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 6 जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं लगी मुझे। लेट्स जस्ट रन बाय इट वंस। ओके, सो माइम की बात उन्होंने की है कि इसमें क्या होता है कि आप डांस, स्टोरी टेलिंग, डायलॉग वगैरह जो है इसको मिला के एक आप जॉनर बनाते हैं, दैट इज माइम। माइम इवॉल्व फ्रॉम कॉमेडिक पोर्ट्रेयल ऑफ डेली लाइफ टू मोर लिटरेरी फॉर्म्स। माइम आज के ज़माने में जो हम, आपने देखा होगा कि लोग काले कपड़े पहनते हैं, चेहरे पे वाइट कलर का पेंट करते हैं, दे डोंट स्पीक एनीथिंग बट they perform with the hand gestures, the face expressions, right, the body language, and this is what is mime. So especially in the works of authors like Herodas who introduced iambic verses into dialogues. इसके बाद इसके कुछ और traditions हैं, dialogues हैं जो कि आप read कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं जो है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आती हूँ। Pause the screen, read these questions and then talk about or think in your mind कि इसमें से कौन कौन से questions जो है आप आंसर कर सकते हैं। Most of these are like 20 marks question, तो आपको 3 पेज वगैरह, कम से कम 3 पेज आप लिखेंगे approximately to get 20 marks. So just pause and go through it. ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद 10 क्वेश्चंस और हैं, so total 20 क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ ही by the end of it मैंने एक क्विक आंसर्स इनकी देने की कोशिश की है। सो द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव द आंसर्स हियर। ऑफ कोर्स 20 मार्क्स के लिए आप 2 लाइन नहीं लिखोगे, बट यू कुड बिगिन विद दैट और एटलीस्ट यू गेट द जिस्ट ऑफ द आंसर एंड देन यू कैन मैक्सिमाइज इट। उसको बड़ा कर सकते हैं आप, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये सारे जो हैं आपके 20 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। With this we end block 2 which is classical criticism and हम जो है block 3 शुरू करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। I hope you understood this one, and if you enjoyed this video please like, share and subscribe, and I will see you guys in the next one.